वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं, 1 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं सीबीएसई के एग्ज़ाम जो हैं टर्म 1 के लिए, यानी कि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे, ये उम्मीद लगा सकता हूँ मैं। और इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक है, तो हिस्ट्री में जो भी टर्म 1 में चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के हम एमसीक्यूज को करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला चैप्टर है आज, जिसका नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। ठीक है, ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो है बात होगी इस अध्याय के अंदर। तो बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो आप किसी भी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आपको जो है इसी वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिलेंगे साथ साथ में, क्योंकि जैसे आपका एग्जाम भी आता है तो उसके अंदर भी क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं। तो अगर आपको दोनों से ही पता चल जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना। तो फिर से वही एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, तो चलिए शुरू करेंगे हम इसको। उससे पहले लाइक शेयर कर दीजिए सभी के साथ, यानी लाइक तो आप करिए और शेयर करिए सभी ग्रुप्स में अपने, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग हो, स्कूल हो, ताकि उनको भी वीडियो मिल सके। और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी कंटेंट आपके लिए लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाए। तो डेट शीट आप लोगों ने देख ही ली होगी, 1 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है, तो तैयारी आप उसी प्रकार से करिएगा। और आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू। वहाँ पर जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, तो लाइक शेयर अगर आपने कर दिया तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये, और बाइलिंगुअल है, देख रहे होंगे आप, एक तरफ हिंदी है एक तरफ इंग्लिश है, तो काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो कब हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए, किसने की थी भाई? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको। तो जल्दी करेंगे हम ताकि वीडियो छोटी हो और कंटेंट आपको ज़्यादा मिल सके। तो फटाफट स्पीड को पकड़ना है, धीरे धीरे, तो ध्यान रखिएगा इसका। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। आंसर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, पर नकल नहीं मारना, ध्यान रखिएगा अपना भी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत जो है वो क्या क्या है, यानी कि आपसे पूछा ही जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारे को जानकारी कहाँ कहाँ से मिली है। तो देखिए, उस वक्त धार्मिक ग्रंथ कुछ नहीं थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की कोई भी लिपि पढ़ी नहीं गई है, कोई धातु के बर्तन, स्थापत्य कला जो है हमको नहीं देखने को मिला है। खुदाई में जो भी चीज़ें हमारे को मिले हैं उनसे हमारे को उसकी जानकारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कहाँ चला गया? हाँ, आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी कि कौन सा ऐसा मेटल था जिनको हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। लोहा, तांबा, सोना कौन सा था? तो लोहे से वो परिचित नहीं थे, जबकि तांबा और सोने से वो परिचित थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो दोनों ही पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, एक लरकाना जिले के अंदर है, एक माउंट गोमरी जिले के अंदर है। ओके, ऐसे ध्यान रखना है एकदम। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है? भाई, किसने ढूंढा था हड़प्पा सभ्यता को? अभी पहले क्वेश्चन मैंने बताया, दयाराम साहनी ने। किसने ढूंढा था? दयाराम साहनी ने। जॉन मार्शल जो है वो थे हमारे एएसआई थे उस वक्त इंडिया के, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को ढूंढा था। मृतकों का टीला, इसका क्या मतलब होता है? द माउंट ऑफ डेड मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है ये। ठीक है, इसकी खोज 1922 में हुई थी। ठीक है सर, ये अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा। इसको हटा देते हैं। चलिए, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो राखलदास बनर्जी या आरडी बनर्जी, इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा संस्कृति के लोग द्वारा सिंचाई के लिए किस साधनों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि इरिगेशन के लिए किस तरह के चीज़ों का ये यूज़ करते थे, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो वो नहरों, कुओं और जलाशयों, यानी कि कैनल, वेल और रिजर्वियर का, तीनों का ही जो है इस्तेमाल करते थे, यानी कि उपरोक्त सभी, ये ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, शायद नहीं, ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा किस नदी के पास है? तो ये रावी नदी के पास है, जबकि मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के पास है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, किस नदी के पास है हड़प्पा? रावी नदी के पास। ठीक है,
कालीबंगा जो है वर्तमान में किस जगह पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जो है काली चूड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस था। काली बीबी अगर काली चूड़ी माँगे तो ए के थापड़ मारिए, यानी कि इनको बी के थापड़ ने ढूँढा था इसको, ठीक है? बी के थापड़। तो काली बीबी अगर काली चूड़ी माँगे तो ए के थापड़ मारिए और उसको कहिए जाके खेत जोत। तो जुते हुए खेत यानी कि प्लग्ड फील्ड आपको यहीं से देखने को मिले हैं। तो याद करने के 100 ट्रिक हैं, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है? तो अभी मैंने बताया था ऊपर, किस नदी के पास है सर ये? 1 मिनट। तो इसका आंसर वैसे ए है, सिंधु नदी। यहाँ पर ये जो है गलत हो गया, ये ध्यान रखिएगा आप इसका। सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के पास जो है वो मोहनजोदारो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों ही इन्हीं के नाम है। हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इन्हीं के नाम है। हड़प्पा सभ्यता नाम जो है वो किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इसकी सबसे पुरावस्तु कौन सी है सबसे अलग? तो इसकी हड़प्पाई मोहर, हड़प्पन सील जो है ये काफी ही यूनिक है इसके अंदर, ठीक है, या एंटीक जिसको कहते हैं। और अगला ही क्वेश्चन है कि ये जो मोहरें थी वो किस पत्थर से बनाई गई थी? तो ये सेल खड़ी पत्थर से बनाए गए थे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, चैप्टर के कोर से जो है क्वेश्चंस निकाले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुरातत्वविद ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं डैश शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते थे ये जो भी पुराने इनको चीजें मिला करती थी उनके लिए? तो उसको ये लोग क्या बोलते थे? तो उनको ये संस्कृति, कल्चर बोलते थे, ठीक है। सभ्यता नहीं बोला जाता, सिविलाइजेशन स्टाइल नहीं बोला जाता है, बल्कि कल्चर बोला जाता है, ठीक है। जो भी एंटीक चीज़ें मिलती थी या ग्रुप ऑफ एंटीक जो चीज़ें मिलती थी, जैसे कि कहीं किसी को घड़े मिले तो घड़ों से ही रिलेटेड 3-4 चीज़ें मिली तो इसको क्या बोलेंगे? ये संस्कृति बोलते थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? मिट्टी का हल, ठीक है, क्या मिला है हमारे को? अर्धन प्लोज जो है वो कहाँ से मिला है ये आपसे पूछा गया है। जबकि जुते हुए जो खेत हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। पर हल जो मिट्टी के बने थे वो कहाँ से मिले हैं? तो वो चोलिस्तान और बनावली से मिले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑप्शन में एक ही नाम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा इसका। चोलिस्तान और बनावली से हमारे को मिट्टी के हल मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से मिले हैं भाई? नहरों के अवशेष एविडेंस मिले हैं हमारे को कहाँ से? कैनल के। वो कहाँ से मिले हैं ये पूछा जा रहा है। अफगानिस्तान के शोधगुई से, ठीक है, या गुजरात के लोथल से, पाकिस्तान के चनहुद्रो से, या हरियाणा के बनावली से? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शोधगुई इन अफगानिस्तान। वहाँ पर हमारे को कैनल जो है देखने को मिले हैं, ठीक है, मतलब उसके एविडेंस मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, अभी मैंने बताया कहाँ से मिले हैं, राजस्थान के कालीबंगा से मिले हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और ये किस लिए फेमस था? काली चूड़ियों के लिए। प्लग्ड फील्ड कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, ठीक है। कहाँ पर है? राजस्थान में। धौलावीरा, धौलावीरा जो है वो कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। लगभग 350 साइट्स जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता की मिली है, जिसमें से 200 साइट जो हैं वो अकेले गुजरात के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो खोजा गया स्थल जो था वो कौन सा था? तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में कौन सी जगह को ढूंढा गया था ये आपसे पूछा गया, तो हड़प्पा को ही ढूंढा गया था और उसी का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, जो कि जॉन मार्शल ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट, अलेक्जेंडर कनिंगम को कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही सर्वे किया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 21 देखिए, मोहनजोदड़ो में बस्तियां डैश हिस्से में विभाजित थी? तो दो हिस्सों में, सॉरी 3 हिस्सों में जो है ये, नहीं नहीं 2 हिस्सों में थे ना, एक सीटाडेल था, एक लोअर टाउन। सीटाडेल एंड, यानी ऊंचा दुर्ग और निचला शहर, ये 2 हिस्सों में डिवाइड था। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो की जो बस्तियां थी, ठीक है, वो जो है 2 हिस्सों में डिवाइड थी, सीटाडेल और लोअर टाउन के अंदर। ये ऊंचाई पर बसा हुआ था, इसके चारों तरफ जो है फोरफील्ड यानी कि ऊंचे ऊंचे किले बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट, लाइक शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टता जो थी वो क्या थी? यूनिक फीचर पूछा जा रहा है आपसे, वो क्या था? तो ये था इनका जल निकासी प्रणाली,
जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही बेहतरीन था। एक सीधी रेखा में जो है नाला सड़कों से होता हुआ जाता था और आगे जाके बहुत बड़े सीवर में जो ये जुड़ता था। तो ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था हड़प्पा सभ्यता के अंदर, यानी यूनिक था बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार जो है बनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति, यानी कि ग्रिड मेथड के द्वारा, यानी कुछ लाइंस के अंदर लगाए गए थे और ये आगे जाकर के बहुत अच्छे से जुड़ करके बड़े नालों में, जैसे आजकल शहरों के नाले होते हैं ना, उस प्रकार से, और आगे जाकर के ये बहुत अच्छे से किसी न किसी सीवर में जाकर के मिल जाते थे, और सीवर इतने बड़े थे कि इसके अंदर आदमी आराम से जाकर के सफाई कर सकता था। पूरी की पूरी नालियाँ जो थी वो ढकी हुई थी। घरों के अंदर से नालियाँ गली में वाली नाली से कनेक्ट होती थी और गली वाली नालियाँ जाकर के सड़कों के नालों से। बहुत ही अच्छे से ये बनाई गई थी ग्रिड पैटर्न के द्वारा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश और डैश में पूरी बस्तियां किलेबंदी थी। द एंटायर सेटलमेंट इन डैश एंड डैश वर फोर्फिट। किस किस के अंदर थी? तो धोलावीरा और लौथल के अंदर जो है वो पूरी की पूरी जो बस्तियां थी उनकी जो सेटलमेंट था वो फोरफिल्ड, यानी कि किलेबंद करा गया था उसका पूरे का पूरे का। ठीक है, किलेबंद मतलब चारों तरफ किले बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोहन जोदड़ो का निचला नगर, जो निचला शहर था, डैश भवनों का उदाहरण है। किस तरह की बिल्डिंग्स का जो है एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आवासीय भवन था, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल पीपल्स जो है वो रहते थे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी ये सारी की सारी। ठीक है, ऊपर जो है माना ये जाता है कि सिटाडेल के अंदर कुछ राजा वगैरह या जो ऊंचे कहते हैं ना पोस्ट के व्यक्ति, वो रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोहनजोदड़ो में लगभग डैश कुएं थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग 700 कुएं हमारे को यहाँ से मिले हैं एविडेंस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हड़प्पाई बाट जो उनका वेट था वो पूछा जा रहा है किस पत्थर से बनाया गया था? तो वो चर्ट नाम के पत्थर से बनाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सेलखड़ी से क्या बनाया गया था, ये आपको जो है ऊपर पता चल गया है। हाजा पक्षी, ठीक है, हाजा वर्ड जो है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो हाजा वर्ड जो है बेसिकली क्या है, मोर को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। हाजा बर्ड जो है मोर को कहा जाता है, यानी कि पीकॉक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेसोपोटामिया के लेक। मेसोपोटामिया आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, कि मेसोपोटामिया के लेक डैश को नाविकों का देश कहते हैं। मेसोपोटामिया के बारे में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये पूछा गया कि किसको जो है ये नाविकों का, यानी कि सेलर्स कंट्री कहते हैं। तो ये मेलुआ को जो है सेलर्स कंट्री कहते हैं, नाविकों का देश कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये क्लास 11th में से सवाल पूछा गया है। बेसिकली 12th में भी है ये, बट मेसोपोटामिया के बारे में 11th क्लास में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया था? फॉर विच रीजन वॉज द नेम मगान यूज्ड? किसके लिए यूज हुआ था ये? तो ओमान के लिए ये यूज हुआ था। ठीक है, ओमान को क्या बोलते थे ये लोग? मगान। क्वेश्चन नंबर 31 है, फयांस के लघु पात्र डैश से प्राप्त हुए हैं। द स्मॉल कैरेक्टर ऑफ फयांस हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से हमारे को मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। ये आपको पता होगा या पता होना चाहिए। पेपर से पहले का टाइम है तो भाई एमसीक्यूज भी देखना है, बट अगर आपने अब तक बुक्स वगैरह पढ़ी ली होंगी तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें दिख रही होंगी और आपको पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की हुई पड़ी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश छोटी सी बस्ती थी जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें चहुंदड़ों की बात हो रही है। ठीक है, ये एक छोटा सा स्मॉल सेटलमेंट था जो पूरी तरह से एंगेज था क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर। ये काफ़ी बार सवाल जो है पूछा गया है, और अगर आपने अभी प्री बोर्ड दिए हैं, यानी कि प्री टर्म एग्जाम दिए होंगे, तो आपको देखने को मिला होगा वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो चंद हुदड़ों के बारे में बात हुई है इसके अंदर, वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर पूरी तरह से एंगेज था। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से क्या शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता? यानी कि जो क्राफ्ट वर्क होता है तो इसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती है? तो देखिए, मन के बनाना आता है, यानी कि बीड मेकिंग आता है इसके अंदर। ठीक है, सेल्फिश कटिंग, यानी कि धातु कर्म या शंख की कटाई इसके अंदर आता है। मुहर बाट बनाना भी आता है, लेकिन शिकार करना जो है ना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शिकार करना जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, हंटिंग जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से क्या मनकी के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है? यानी कि जब बीड्स बनाए जाते हैं तो किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। उस वक्त हड़प्पा सभ्यता के टाइम में तो कार्लियन और जैस्पर का ये लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते थे जब ये मन के बनाते थे, यानी कि बीड्स को बनाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले हैं?
वेयर वाज द पिर्सिंग टूल्स जो यानी कि जिस ऐसे औजार ऐसे टूल्स जिनसे छेद किया जाता है, ये कहाँ से मिले हैं ये पूछा गया है। तो ये लोथल, चंदहुड्रो और धौलावीरास हर एक जगह से मिले, यानी कि तीनों के तीनों जगह से ये पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऐसे टूल्स जिनसे छेद किया जाता है, जैसे कि अ, आज के टाइम में पेचकस वगैरह कह सकते हैं, जिनसे छेद किया जाता है किसी जगह पे। तो ऐसे टूल्स हमारे को कहाँ से मिले ये पूछा गया था। डैश एक मुलायम पत्थर है, निम्न में से कौन सा जो है मुलायम पत्थर है? तो सेलखड़ी जो है वो मुलायम पत्थर है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। सेलखड़ी जो है एक सॉफ्ट स्टोन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां समुद्र तट के समीप थी? यानी कि भाई हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सेटलमेंट जो है सी कोस्ट के नियर था एकदम। धौलावीरा, लोथल था, चनहुद्रो था, या नागेश्वरी एंड बालाकोट? तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, और एक चीज़ और, आप इसका मैप जरूर देखिएगा, जो मैप आपके बुक में दे रखा है, एंड में दे रखा है, जहाँ पर ये सभी जगहों के बारे में बताया गया। तो मैप में आप पे ऐसे पॉइंट दे करके पूछा जा सकता है कि ये जगह बताइए कौन सी है, ये जगह बताइए कौन सी है। तो मैप जरूर देखिएगा उसके अंदर। ठीक है, मैप से आपके एक से दो क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो नागेश्वर और बालाकोट अगर आप देखेंगे तो ये पोर्ट वाला एरिया, सी कोस्ट वाला एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, पुरातत्वविद यानी कि जो भी आर्कोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो भी आर्कोलॉजिस्ट हैं, किस क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया? संस्कृति किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। जब एक ही तरह की चीजें, एक ही ग्रुप की, मतलब ग्रुप, एक ही ग्रुप की चीजें मिले ज्यादातर, तो उसको ये लोग संस्कृति, कल्चर बोलते थे। तो इन्होंने एक नाम दिया गणेश्वर जोधपुर कल्चर। तो किस तरह की चीज़ों को दिया है ये पूछा गया है। तो जो खेतड़ी से मिले साक्ष्य हैं, यानी कि एविडेंस जो खेतड़ी से मिले हैं, उनको इन्होंने क्या बोला? गणेश्वर जोधपुर कल्चर। ये ध्यान रखना आपको। तो संस्कृति का मतलब क्या है वो समझ गए, जैसे कि एक ही तरह की चीज़ें मिली हैं जो एक ही ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इनको ये क्या बोलते थे? संस्कृति या कल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, ओमान से क्या लाया जाता था? ओमान से जो है क्या लाया जाता था या क्या निर्यात किया जाता था ये पूछा गया है। तो ओमान से जो है ये तांबा मंगाते थे, यानी कि कॉपर। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी? तो 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता जो आप नाम सुनते हैं, ये भी इन्होंने ही रखा था, जॉन मार्शल ने ही इसका नामकरण किया था। और 1921 में ही सबसे पहली जगह ढूंढ ली गई थी, जो थी हड़प्पा, जिसको राखल दास, सॉरी, दयाराम साहनी जी ने ढूंढा था। ठीक है, और ये उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, डायरेक्टर जनरल, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखी है? ये किताब है, ये किताब जो है पूछा जा रहा है किसने लिखी है? तो ये एस एन राव ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एमसीक्यू आपके एग्जाम से पहले काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी मदद करके जाएंगे, इसकी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से किसने अनदेखा, किसने अनदेखा लिया? ये पूछा जा रहा है आपसे, किसने जो है इसको अनदेखा किया? वो कंप्लीटली इग्नोर, अनदेखा किया होगा ये। ठीक है, लिया नहीं, किया। वो कंप्लीटली इग्नोर द लेवल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द साइट। कौन थे वो व्यक्ति? तो वो थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने? कौन थे वो व्यक्ति? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। फटाफट बताइए जल्दी से, कौन थे वो व्यक्ति? जल्दी बताइए कौन था? तो वे थे आर ई एम व्हीलर। कौन थे? आर ई एम व्हीलर। ठीक है, ये जो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे जनरल बने थे हमारे इंडिया के 1944 में। ओके, उससे पहले कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुकरण करना सही समझा? कौन से वो व्यक्ति थे? तो वो यही थे जो 1944 में हमारे भारत के क्या बने थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे के जो हेड थे, डायरेक्टर थे वो। उन्होंने ये कहा था कि भाई खोदने से बढ़िया है, क्या करो आप, माउंट करो इनको, इनको ढूंढो कहाँ तक है ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा के बारे में क्या पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे? तो देखिए, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है, आइडियल ऑफ मदर गॉडनेस की मूर्ति मिली है, तो ये इसका मतलब ये भी था। शिव जी की एक वो मिली है, पशुपतिनाथ। बेसिकली शिव की नहीं मिली है, ठीक है, शिव जी की नहीं मिली है, बल्कि पशुपतिनाथ यानी कि एक देवता है जिनके बगल में जो है बैल है।
तो आज के टाइम में वो शिव जी से बिलोंग करते हैं, यानी कि शिव जी। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन हो गए तो वैसे ही पता चलेगा कि भाई उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। और ये पेड़ों की और प्रकृति की भी पूजा करते थे, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। देखिए, मदर गॉडनेस की भी इमेज मिली है और शिव जी की भी मिली है, नटराजन की भी मूर्ति मिली है वहाँ पर, आपको देखा देखा होगा आपने। और ये लोग ट्री और नेचर की भी पूजा करते थे। तो ये चारों चीज़ों की पूजा करते थे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। पर आपसे हो सकता है एग्जाम में क्या पता इनमें से एक ऑप्शन दे और तीन अलग अलग दे दे, तो आप ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ द अबव लगा करके आगे। एक वर्ड है यहाँ पर शमन, ठीक है, शमन एक वर्ड है। तो देखिए ये क्या थे। शमन ऐसी महिलाएं और पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने के साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते थे। मतलब इस तरह के व्यक्ति को शमन कहा जाता है, जो 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 ये क्लेम करते हैं कि उनको जादू आता है और इनके पास हीलिंग पावर्स हैं, जो दूसरों की जो क्या कहते हैं उसको इलाज वगैरह ये लोग कर सकते हैं। और ये कांटेक्ट कर सकते हैं अदर वर्ल्ड से। जैसे आज के टाइम में जो जादू टोना वगैरह करते हैं ना, बाबा वगैरह जो भी होते हैं ये, ठीक है, उनको ये उस टाइम को क्या बोला जाता था, शमन। ठीक है, शमन एक इस तरह के व्यक्ति होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, जो जादू टोना जानते हैं। और वो ये कहते हैं कि भैया हम अपने जादू टोने से इस दुनिया से अलावा जो दूसरी दुनिया के लोग हैं उनसे भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, शमन। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, व्हेन वाज द एक्सकवेशन स्टार्टेड इन लोथल बाई एस आर राव। तो आपको एक आंसर यहाँ पर मिलेगा कि लोथल को ढूंढा किसने है, एस आर राव ने लोथल को ढूंढा है। अब ये पूछा गया कि कब ढूंढा है, तो 1955 में। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो ये अपने आप में था, प्लस में एक आपको और दे गया, नाम पूछ लिया इसने। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ऐसे ही आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो व्यक्ति थे या हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किन देशों के साथ ट्रेड या बिजनेस किया करती थी, ये पूछा गया है। तो ये ईस्ट कंट्री जो थी, ईस्ट कंट्रीज जो है आज के टाइम में, मिस्र हो गया, इराक, ईरान, ओमान जो है आज के टाइम में मिस्र को कहते हैं। तो ये यहाँ से जो है ये क्या क्या कहते हैं, ट्रेड किया करती थी, ट्रेड रिलेशन था इनका। जैसे कि ये इंडिया वाला हिस्सा है, तो ये इस एरिया में यानी ईस्टर्न हिस्से में जो है ये व्यापार करती थी। ओके, सॉरी, वेस्टर्न हिस्से में गल्फ कंट्रीज कहलाती हैं ये, ईरान, इराक और मिस्र, मिडल ईस्ट जिसको कहते हैं। तो ये लोग जो है यहाँ पर व्यापार करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। रूस, मंगोलिया, इटली से नहीं, क्या कहते हैं, चीन, जापान, कोरिया से नहीं, बल्कि ईरान, इराक और मिस्र। ओके, लोथल जो है वो किस राज्य में है, तो आपको पता होगा लोथल गुजरात में है। कहाँ है भाई लोथल, गुजरात में है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा एरिया जो है वो यही है, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी किस राज्य में है, तो हरियाणा में। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ी जो जगह है, जो सबसे बड़ी साइट है वो राखीगढ़ी है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है। तो ये 50 सवाल जो है कंप्लीट हो गए हैं हमारे। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो बन सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर आपको जो है ना और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो शायद यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं मिले वीडियो के अंदर, बट वहाँ पर उसकी पीडीएफ डली हुई है। तो टेलीग्राम में आप चेक करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इन 50 में से आपको कितने आते थे या आपको कितने सही हुए आपके, आप नीचे हमारे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हम आप पढ़ते रहिए, हम वीडियो लाते रहेंगे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।